गरीब ससुराल में रजाई एक और ओढ़ने वाले 16 लोग। आज तो ठंड ने सारे के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले हैं। हे भगवान, ठंड के मारे मेरा तो खून जम रहा है। बिना रजाई के कहीं मैं स्वर्ग ना सिधार जाऊं। पता नहीं मेरे ससुराल वाले किस जन्म का कौन सा बदला निकाल रहे हैं जो मेरे साथ इतना जुल्म कर रहे हैं। ये है हमारी परेशान बहू अनीता। आखिरकार अनीता के ससुराल वालों ने उस बेचारी पर ऐसा भी क्या जुल्म कर दिया है जो वो ठंड से कांप रही है। जहां एक तरफ ससुराल के 15 लोग रजाई के अंदर सो रहे हैं, वहीं बेचारी बहू अपनी साड़ी ओढ़कर सो रही है। तो चलिए देखते हैं। जहां सालों से बने हुए पुराने मकान के बाहर कुछ फूल पत्ती लगी हुई है। शादी वाले इस एक कमरे वाले घर के अंदर काफी सारे रिश्तेदार भी भरे हुए हैं। कमरे के अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। एक तरफ सुलेखा चूल्हे पर चाय बना रही है तो दूसरी तरफ लड़ाकू बुआ रज्जो चिक चिक कर रही है। हाय मेरी कमर। ओह क्या शंकर भैया, जब तुम्हारे घर में घर आए रिश्तेदार मेहमानों की खातिरदारी करना नहीं होता तो बुलाते क्यों हो? 4 लोगों की बारात लेकर चले जाते और ब्याह ले आते बहू को। अरे रज्जो जीजी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपकी सेवा में क्या कमी कर दी हमने? बहू ने आपकी मनपसंद का खाना बनाकर खिलाया। बेचारी इतनी रात तक आपकी मालिश करती रही, फिर भी आप नाराज हो गई। अरे नाराज ना हो तो क्या करूं भाई, मुझको मालूम है रात को मुझको सोने में कितनी दिक्कत परेशानी हुई है। एक ही घर है, मेहमानों को जमीन में सुला दिया, ऊपर से एक रजाई में 15-15 लोग सोए थे। मुझको रजाई ही नहीं मिली, ऊपर से एक कमरे के अंदर कितनी बिच्चम बिच्ची है। पता नहीं लड़की का पिता क्या देखकर अपनी बेटी को इस घर में दे रहा है। उस बेचारी के तो कर्म फूट जाएंगे, पता नहीं बेचारी कैसे रह पाएगी। रज्जो की बातों में जितनी कड़वाहट भरी थी उतनी ही सच्चाई भी, क्योंकि शंकर प्रसाद के घर के गरीब हालात सालों से ऐसे ही थे। क्योंकि परिवार में सदस्य ज्यादा थे, ऐसे भी बेटे जो भी जितना कमाते वो कमाने खाने में ही खत्म हो जाता। इसलिए ना तो कभी वो कमरे के अलावा कोई दूसरा कमरा बनवा पाई और ना ही घर में सुख सुविधा लगा पाई। ये देखकर इतने सारे लोगों में ओढ़ने के लिए केवल एक ही पुरानी सी रजाई थी, वो भी जगह जगह से उधड़ रही थी और एकदम पतली फटने को हो चली थी, जिसे देखकर सास ससुर शंकर गंगा दुखी होकर बात करते हैं। अजी रज्जो जीजी ने बात तो बिल्कुल ठीक कहा है। ये तो हमारे हालात ऐसे हैं, पता नहीं नई नवेली बहू हमारे घर में, और वो भी गरीब घर में, घुल मिल पाएगी कि नहीं। कहीं वो भी हमारे घर में आकर दुखी ना रहे बेचारी। गंगा भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन हमारे भी हालात संभल जाएंगे। सुलेखा बहू की तरह अनीता बहू भी हमारी हालातों को समझेगी। कुछ ही देर सब लोग बारात लेकर जाते हैं, जहां अनीता और विकास की शादी हो जाती है। अनीता विदा होकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। उसके दिल के अंदर अपने सपनों के ससुराल को देखने के लिए बहुत ही उत्सुकता थी। बस भगवान जी, सारी जिंदगी तो मायके में मैंने केवल दुख ही दुख देखा है। बस मेरे दिल में अपने ससुराल को लेकर यही इच्छा और आरज़ू है कि मेरा ससुराल कुशल हो, जहाँ मैं अपनी जिंदगी थोड़ी खुशी से बिता सकूं। ज्यादा बड़ा कुछ नहीं मांग रही हूँ, जीवन में पहली बार आपसे कोई इच्छा मांग रही हूँ, मेरे अरमान को पूरा कर देना। कुछ देर में अनीता अपने ससुराल में आ जाती है, जहां एक बड़ी संख्या में ससुराल के सदस्य उसके स्वागत के लिए खड़े थे। अनीता चलो उतरो, घर आ गया, देखो सब लोग तुम्हारे ही स्वागत में खड़े हैं। ठंड से कपकपाते हुए मुस्कुराते हुए अनीता गाड़ी में से निकलती है। सर्दी है भाई, सर्दी। अनीता को ठंड से कांपते देखकर मौसी सास पुष्पा ठाके मारकर हंसते हुए बोलती है। अरे हाँ, नई नवेली दुल्हन रानी, तुम इतना ज्यादा हिलडुल क्यों रही हो? कांटे लग गए हैं क्या? जैसे जी नहीं, थोड़ी ठंड लग रही है। अरे कोई बात नहीं बहू रानी, अंदर चलकर सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना लेना तुम, और तुम भी पी लेना, और तुम्हारे बहाने लगे हाथ हम सभी को 2 घूंट मिल जाएगा। फिर देखो सर्दी कैसे भागती है। अभी गृह प्रवेश भी नहीं हुआ और इन्होंने मुंह फाड़कर ऑर्डर फरमा दिया। मैंने तो सोचा था ससुराल में आती चुपचाप से अपने कमरे में रजाई में दुबक जाऊंगी और अगली सुबह ही निकलूंगी, मगर इन्होंने आज ही मुझे चूल्हे पर चढ़ने का इरादा बना लिया है। चलो नई दुल्हन, सीधे पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। ससुराल में कदम रखने के साथ बेचारी अनीता चाय बनाने के लिए लोगों को गिनने लग जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और मुझे मिलाकर 16। इतनी ज्यादा लोग, इसे तो ससुराल नहीं बल्कि जिला ही घोषित कर देना चाहिए। इतने लोगों के लिए चाय बनाने के लिए तो सबसे बड़ा पतीला लगेगा।
हाय। बहू सबको चाय बनाकर पिलाती है और फिर बैठने के लिए जगह ढूंढती है। तभी नंद किरण बोलती है, अरे भाभी, कब तक ऐसे खड़ी रहोगी? ये वाला कोना पकड़कर आराम से बैठ जाओ। आओ आओ, शर्माओ मत। बेचारी अनीता इतने सारे लोगों के बीच में हाथ पैर मोड़कर बैठ जाती है। सबको गप्पे लगाता देखकर वो बेचारे दिल के अंदर दुखी होकर बोलती है, सारी बातों की खिचड़ी आज ही पका लेंगे मेरे ससुराल वाले। यहाँ ठंड से मेरी कुल्फी जमी पड़ी है। काश कोई मुझे रजाई देकर कह देता, बहू आराम से सो जाओ और सुबह उठना, मगर ऐसी किस्मत कहाँ। देखते देखते रात हो जाती है। सब लोग एक के बगल में एक करके रजाई में लेट जाते हैं। तभी जेठानी के दोनों बच्चे टिंकू और अंजू बोलते हैं, टिंकू टिंकू, चल जल्दी से रजाई के अंदर घुस जाती है, वरना हमको रजाई नहीं मिलेगी। हाँ चलो जल्दी से लुढ़क जाते हैं रजाई में। अच्छा चाची। तभी सुलेखा एक पतली दुबली चादर अनीता को देती है। ये लीजिए देवरानी जी चादर। जेठानी जी, ये चादर तो बहुत पतली है, इसे ओढ़कर तो बिल्कुल ठंड नहीं जाएगी। मुझे तो सबसे ज्यादा सर्दी लगती है, रजाई दे दीजिए। लेकिन रजाई तो हमारे घर में एक ही है, देवरानी जी माफ करना। बेचारी बहू किसी तरह चादर में सोने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे रात बीतती जा रही थी ठंड और बढ़ती जा रही थी, जिससे उसके दांत बजने लगते हैं। एक तो ये सर्दी, ऊपर से रजाई की सरदर्दी, हाथ पैर भी बर्फ बने हुए हैं। बस जल्दी से कल सुबह तक ये रिश्तेदार मेरे ससुराल से भाग जाएं, वरना इस 16 लोगों के परिवार में बिना रजाई के मैं तो बिना रजाई के स्वाहा हो जाऊंगी। इस तरह 16 लोगों के ससुराल में बेचारी बहू की सारी रात कड़कड़ाते ठंड में करवटें बदलते हुए निकल जाती है। तभी सुबह सुबह मुंह फुलाऊ फूफा जितेंद्र बुआ रज्जो नाश्ते के लिए सारे घर को सिर पर उठा लेते हैं। अरे राम राम राम, देखो कब की सूरज की किरण फूट गई और अभी तक घर की बहू पैर पसारे सो रही है। ये नहीं कि घर में ठहरे मेहमानों को नाश्ता पानी करवाए कोई। तभी उनके पीछे पीछे मौसी मौसा चेतन पुष्पा भी शुरू हो जाते हैं। अरे हमारा हाल तो इस घर में मेहमान नहीं बल्कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला है। ऐसा लग रहा है बिना बुलाए चले आए हैं। अरे ओ बहू रानी, कोई शर्म लाज बची है कि नहीं तुझमें? चल उठ जा। जी उठ गई मौसी जी। बेचारी ठंड में कांपते हुए बहू सबको नाश्ता करवाती है, घर के काम निपटाती है। हे भगवान, इतने ठंडे पानी में बर्तन धोकर तो उंगली सूज गई। जल्दी से अंदर जाकर रजाई में बैठ जाऊंगी। जैसे बहू अंदर आती है तो सब लोग रजाई में जमे होते हैं। इसी तरह ना दिन को और ना ही रात को बेचारी बहू को ओढ़ने के लिए रजाई नसीब होती है, जिससे वो सारी रात कांपती ही रह जाती है। विकास जी, मुझे बहुत ठंड लगती है, सोया भी नहीं जाता। मेरे लिए एक अलग से रजाई खरीद कर ला दीजिए। पर एक रजाई है तो सही घर में ओढ़ने को अनीता। हाँ, मगर रजाई एक है और ओढ़ने वाले 16 लोग। मुझे तो कभी नहीं मिलती है। जितनी जल्दी सारे काम खत्म करने की कोशिश करती हूँ, तब तक सब लोग रजाई के अंदर फिक्स हो जाते हैं और मैं बच जाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। विकास दुकान पर रजाई का रेट पूछता है तो बहुत ही महंगा होने के कारण नहीं खरीद पाता। ऐसे में जुगाड़ लगाकर अनीता साड़ी को ओढ़कर ही सोने लगती है। क्या इसी तरह बेचारी बहू को एक रजाई और 16 लोगों वाले ससुराल में ठंड से जंग लड़नी पड़ेगी? चलिए देखते हैं अंतिम भाग में, जहां सारी रात ठंड में बिना रजाई के बहू को तेज बुखार और उल्टी लग जाती है। अरे बहू, इतनी उल्टी क्यों हो रही है? तुम ठीक तो हो? अरे कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा बहू ने। गंगा भाभी वैसे भी आजकल की बहू एक नंबर की चटोरी होती है। आज तो चाय भी नहीं मिली हमें, तो हमारी तो इज्जत ही नहीं यहाँ पर। गंगा गुस्से में इस बार रज्जो को अच्छा सुनाती है। रज्जो जी, ऐसे शादी कब की खत्म हो गई है। अब मेहरबानी करके आप सब लोग अपने अपने घर लौट जाइए, काम होंगे ना। गुस्से में सारे रिश्तेदार अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर से निकल जाते हैं। बाकी बच जाते हैं ससुराल के 7-8 लोग, जिसमें अब बहू को रजाई ओढ़ने को मिलती है। कुछ दिनों बाद गंगा नई बड़ी रजाई लेके, इसीलिए क्योंकि मैं कई दिनों से कपास के खेतों में काम कर रही थी बहू। खेत के मालिक ने मुझे ये रजाई निशुल्क दी है और मेहनत भी अलग से दिया है। अब हमारे घर में एक से भले 2 रजाई हो गए हैं। अब सब आराम से सोएंगे। माँ जी, आपने मेरे खातिर इतनी ठंड में काम किया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। खुशनसीब तो हम है बहू, जो इतने दिनों तक ठंड के मौसम में तूने 16 लोगों के ससुराल में बहू का हर कर्तव्य निभाया। ठंड में बिना रजाई के इतने दिन सोई। इस तरह दोनों आभार व्यक्त करते हैं और अब लोगों की सर्दी का मौसम गर्म रजाई में मीठी नींद के साथ बीतती है। बस जल्दी से खाना बन जाए। सब बाहर भूखे बैठे हैं। सबने कितने दिन से कुछ खाया भी नहीं है।
कोई है, कोई बचाओ मुझे। माँ जी, दीपक जी, सब कहाँ हो? सब लोग कहाँ गए माँ जी? दीपक जी, पापा जी कहाँ हो सब? हे भगवान, कोई यहाँ नहीं है? कहीं हाथी नहीं मेरे परिवार को कुछ कर तो नहीं दिया? भगवान, मेरा पूरा परिवार ठीक हो। नेहा आसपास सबको ढूंढने लगती है। तभी हाथी नेहा का पल्लू पकड़ के अपने साथ लेकर जाता है। नेहा, हमारी मदद करो, हाथी का बच्चा डूब रहा है, हमें इसको बचाना होगा। भगवान, आपका शुक्र है कि मेरा पूरा परिवार ठीक है। दीपक जी, मैं आई, रुकिए। ऐसा भी क्या था कि पूरा परिवार गुफा में था। अपना घर बार छोड़कर नेहा को अपने परिवार के साथ गुफा में रहना पड़ रहा था। परेशानी को जानने के लिए पीछे चलते हैं। बहू, अपने दाहिने पैर से कलश को अंदर की तरफ गिरा के घर में गृह प्रवेश कर। अरे भाग्यवान, बहू तो हमारी बहुत ही सुंदर है, इसकी नजर जरूर उतार देना। शादी ब्याह में पक्का किसी ने बुरी नजर तो लगाई होगी। ये तो आपने बिल्कुल सच ही कहा है, हमारी बहू तो वाकई में बहुत सुंदर है। माँ जी, हमारा घर तो कितना अच्छा है। बहू, हमारा घर इतना भी कुछ खास नहीं है, छोटा सा ही है। हमें पता है कि तू बुराई नहीं करना चाहती, इसीलिए तुझे अच्छा लग रहा है, पर अगर तुझे वाकई में पसंद आया तो ये जानकर हमें खुशी हुई। माँ जी, सब अच्छा है ही तो अच्छा बोलूंगी ना। अरे, ये कच्ची कली किसकी है? भाई, ये दीपक की लुगाई है, आज ही आई है, कल इनकी शादी थी। अरे माँ जी, दीपक की शादी कर दी और हमें बताया भी नहीं। नमस्ते भाभी जी, क्या लग रही हो? दीपक की तो लॉटरी लग गई। बहू, तुम अंदर जाओ। अरे माँ जी, मैं भाभी को देखने आया हूँ, उनके मुंह दिखाई करने आया हूँ और आप उन्हें अंदर भेज रही हो। रमेश भाई, आप यहाँ? आपको आपके पिताजी पूरे गांव में ढूंढ रहे थे। अच्छा, पिताजी ढूंढ रहे थे? मैं अभी जा रहा हूँ, मैं बाद में आता हूँ। रमेश के जाते ही मनोज परेशान होकर कहता है, अच्छा हुआ मैंने इसे झूठ बोलकर यहाँ से भगा दिया, एकदम बेकार लड़का है ये रमेश की तो नजर हमारी बहू को लेकर बहुत खराब लग रही थी। मुझे डर है कहीं इसके ये इरादे हमारे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर न रख ले। अब तक वैसे भी उसने बहुत कुछ गलत किया है, मुझे भी आपका डर बिल्कुल जायज लगता है। मैं तो कहती हूँ कि हम गांव में नहीं रहते हैं, गांव में रहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा ही गलत। चुपचाप बिना किसी को बताए गांव से निकल जाते हैं। पर पापा जी, ये तो गलत होगा ना कि गलत कोई और कर रहा है और भाग हम जाए। और वैसे भी मुझे अभी आए हुए तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है और मेरे आते ही हम लोग यहाँ से जाएंगे तो ये मुझे बुरा लगेगा ना। बहू, तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बहू तुझे नहीं पता ये क्या क्या करके बैठा है। हम किसी भी बात का रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए हम यहाँ नहीं रह सकते। मुझे ये लगता है आज रात ही हम सारे निकल जाएंगे। रात के समय में पूरा परिवार गांव छोड़कर चला जाता है और दर दर भटकने लगता है। पिताजी, हमने अपना घर छोड़ तो दिया है, पर अब हम जाएंगे कहाँ? हाँ बाबा, मैं भी बहुत थक गई हूँ और ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है। अरे जंगल तो है ना, जंगल में कहीं ना कहीं कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। और वैसे भी चलते चलते तो सुबह हो गई है, उजाला हो गया है, अब हमें इतनी भी परेशानी नहीं होगी। सब लोग चलते चलते काफी थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मैं आसपास देखती हूँ कि कहीं पानी मिल जाए तो आप सबके लिए पानी ले आती हूँ। नेहा सबके लिए पानी देखने जाती है कि तभी उसे एक झरने के पास गुफा दिखती है। माँ जी, पापा जी, मुझे वहाँ कोने में एक गुफा दिखाई दी है, हम सब गुफा में रह सकती हैं। हाँ, ऐसे खुले में रहने से तो अच्छा ही होगा कि हम सब गुफा में रहें। सब लोग गुफा में रहने के लिए चले जाते हैं। अरे वाह भाभी, ये गुफा तो थोड़ी सी गर्म लग रही है, इसमें थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो रही है। बाहर रहना सेफ नहीं है, वरना हम वहीं पर रह लेते। गुफा में कम से कम हम सब सेफ तो है ना। बहू बिल्कुल सही कह रही है। गुफा में रहने के बाद अब खाने पीने की परेशानी हो रही थी। अगली सुबह सरोज परेशान होकर नेहा से कहती है, बहू, इस गुफाओं में रहना कितना मुश्किल है ना। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी नई बहू को इस गुफा में लेकर आऊंगी। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? आपको या मुझे क्या ही पता था कि हमें यहाँ रहना पड़ेगा। ये तो हमारी बुरी किस्मत है कि हमें यहाँ दिन गुजारने पड़ रहे हैं, पर मेरे ही कारण आप सबको यहाँ रहना पड़ रहा है। हमेशा मेरे बारे में सोचते हो, कभी ऐसे नहीं जताते कि मेरी वजह से आप लोगों को यहाँ रहना पड़ रहा है। बहू, इसमें तेरी थोड़ी ना कोई गलती है। वैसे भी ये तो हमारी ही गलती है कि हम अपनी नई बहू को किसी अच्छे घर में भी नहीं रख पाए। अरे क्या हो गया दोनों सास बहू को? इतनी क्या गंभीर बात कर रही हो कि मेरे आते ही चुप हो गई? कुछ नहीं पापा जी, हम बस ऐसे ही बैठे थे। आप सब रुकिए, मैं आसपास कहीं से कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। सबको भूख लग रही होगी ना? भूख तो लग रही है। वैसे भी दिन में तो ये गुफा गर्म हो जाती है, लेकिन रात के समय यहाँ ज्यादा ठंड लगती है।
कोई बात नहीं बहू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। नेहा और सरोज गुफा के बाहर जाती हैं। माँ जी, यहाँ पर थोड़े से फल हैं, मैं ले लेती हूँ। सब लोग थोड़ा खा लेंगे तो सबका भी पेट भर जाएगा। अरे बहू देख, यहाँ पर सब्जी भी है, मैं सब्जी भी ले लेती हूँ। सास बहू दोनों सब्जी और फल लेकर गुफा वाले घर में पहुंचती हैं। दीपक जी, आपको क्या हुआ? आप काम कैसे रहे हो? भाभी भैया को काफी ज्यादा बुखार हो गया है। कल रात भी भैया ने अपना स्वेटर अपने पापा को दे दिया था, अब इनको ठंड लग रही है। हे भगवान, ये आप हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? वैसे भी हम इतनी मुश्किलों में हैं। अब दीपक जी की भी अगर तबीयत खराब हो गई तो हमारा क्या होगा? सच में मैं बहुत बुरा हूँ, अपने परिवार की मदद भी नहीं कर सकता। मैं तो बस सबकी परेशानी ही बढ़ा रहा हूँ। अरे पापा जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप सब रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। पर बहू कहाँ जा रही हो? दीपक की तो तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ जी, मैं बाहर देखती हूँ, कहीं से लक्कड़ वगैरह मिल जाए तो लेकर आती हूँ, और नीम के पत्ते भी लाती हूँ। इसका काढ़ा बनाकर इनको पिलाऊंगी तो शायद इनका बुखार उतर जाए। नेहा दोबारा बाहर जाती है और कुछ लकड़ियां और नीम के पत्ते जमा करके वापस आती है। इससे आप सबको गर्माहट मिलेगी। आप सब आग के पास ही बैठ जाइए, मैं इन पत्तों को पीस देती हूँ और इसका काढ़ा बना देती हूँ। सच में बहू, तुम्हारी वजह से हमारा पेट भर रहा है, ठंड से भी हम थोड़ा बहुत बच रहे हैं। पर इससे भी क्या होगा बाबा? चट्टान कितनी ठंडी है, ये भी तो देखो ना, चट्टान से कितनी ठंडक मिल रही है। कोई बात नहीं शीतल, मैं उसका भी कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करूंगी। उस रात सब लोग जैसे तैसे सो जाते हैं। अगले दिन नेहा फिर से अपने परिवार के लिए जुगाड़ करने लगती है। सबको रात भर ठंड लग रही थी, मुझे सबके लिए चटाई बनानी पड़ेगी। इससे चटाई बना दूंगी जिससे सबको ठंड नहीं लगेगी। जैसे तैसे सब लोग गुफा में रह रहे थे। सब लोग कहाँ गए? माँ जी, दीपक जी, पापा जी, कहाँ हो सब? हे भगवान, कोई यहाँ नहीं है? कहीं हाथी नहीं मेरे परिवार को कुछ कर तो नहीं दिया? भगवान, मेरा पूरा परिवार ठीक हो। देखो, हाथी हमारे इकलौते केले के पेड़ पर से केले तोड़कर खा रहा है। अब हम क्या करेंगे? पर अब बस बहुत हो गया। अब मैं अपने परिवार को अपनी वजह से ऐसे और गुफा में नहीं रहने दूंगी। हमने जब कुछ गलत किया ही नहीं है, फिर भी हमें अपना घर बार छोड़कर गुफा में रहना पड़ रहा है। मेरी वजह से सब लोगों ने बहुत मुश्किल झेली है, पर अब बस, अब और नहीं। अब मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। नेहा उसी समय अपने पूरे परिवार को वापस गांव में लेकर जाती है और बैठक बुलाती है। ये रमेश, जिसकी मुझ पर गंदी नजर थी, मुखिया का बेटा है। मुखिया के बेटे होने का इसने बहुत फायदा उठाया है। इसकी वजह से मुझे रातों रात अपने परिवार के साथ गुफा में रहना पड़ा। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक ये दूसरों की बहू बेटी पर गंदी नजर डालेगा? अगर ऐसा था तो हमें बताना चाहिए था ना। अरे कैसे बताती? अगर कोई कुछ आवाज उठाता तो ये अपनी ताकत का गलत फायदा तो उठाता ही ना। ये तो सबने देखा ही है। ये बिल्कुल सही कह रही है। मुखिया के बेटे ने पहले भी बहुत गलत किया है, ये सब जानते हैं। अब बस बहुत हो गया। अब कोई और परिवार मुखिया के बेटे की गंदी हरकतें नहीं सहेगा। हाँ, नहीं सहेगा। सच में बहू, हम तो अब तक डर के रह रहे थे, लेकिन तूने आवाज उठाकर हम सबको हमारा घर ही नहीं बल्कि हमारा सम्मान भी वापस लौटाने की कोशिश की है। सबका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मुखिया को मुखिया के पद से हटा दिया जाता है। रमेश को उसके पहले के कर्मों की सजा भी मिलती है, जिसके बाद